नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो महागठबंधन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि उसका मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव होंगे और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम के चेहरे का भी ऐलान कर दिया गया। और अब जो चुनौती है वो सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की खड़ी हो गई है कि क्या नीतीश को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर पाएगी एनडीए। बीजेपी के लिए खासकर ये बड़ी चुनौती बताई जा रही है। कुछ सवाल और कुछ फैक्ट्स के जरिए पहले हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस वक्त जो चुनाव है वो कितना रोचक दिख रहा है, क्या स्थिति नजर आती है सत्ताधारी गठबंधन की या फिर विपक्ष महागठबंधन की। क्योंकि ये जो कहा जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर जो तनातनी है, जो तनाव है, उसके बीच अब बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महागठबंधन के घटक दलों ने अपनी एकजुटता का प्रमाण देते हुए सीट शेयरिंग को अगर छोड़ दें तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के फेस का ऐलान कर दिया है। तो बिहार में ये जो सत्ताधारी अलायंस है एनडीए के लिए इस ताज़ा स्थिति से एक बड़ी चुनौती निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि विपक्ष महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। डिप्टी सीएम फेस चुने गए हैं वीआईपी के मुकेश सहनी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सवाल हालांकि बरकरार है। तो कुछ ये आज के फैक्ट्स हैं और बड़ा सवाल ये भी है कि राहुल गांधी की जो स्थिति है वो लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि बीजेपी जब महागठबंधन की प्रेस वार्ता हुई उसके जवाब में जो प्रेस वार्ता बीजेपी की तरफ से आयोजित की गई तो उसमें रविशंकर प्रसाद का यही कहना था कि राहुल गांधी पोस्टर में क्यों नहीं है। तो राहुल गांधी की चिंता कांग्रेस से अधिक बीजेपी को नजर आती है। अगर आज के परिदृश्य की बात कर ली जाए बिहार के विधानसभा चुनाव के बीच, तो बीजेपी को राहुल गांधी की भूमिका की चिंता सताती है। हालांकि बीजेपी को एनडीए में मुख्यमंत्री की जो चिंता है वो कम सता रही है, या फिर कहीं ना कहीं अपनी उलझन को छिपाने के लिए राहुल गांधी पर फिर से निशाना साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। तो बिहार चुनाव में राहुल गांधी हालांकि कह सकते हैं कि लगातार गैर हाजिर हैं, तो इसके क्या मायने बिहार कांग्रेस की राजनीति के लिए लगाए जाने चाहिए। और खुद राहुल गांधी की राजनीति के लिए जब बात राष्ट्रीय स्तर की हो कि जब बिहार से ही सेटल होना है, ये तय होना है कि राष्ट्र में, पूरे भारत में किस तरीके से विपक्ष इंडिया गठबंधन अपनी राजनीति को धार देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार के जो चुनाव है सीधा सीधा बीजेपी की पॉलिटिक्स को चुनौती देते हुए बताए जा रहे हैं। एक नैरेटिव जो राहुल गांधी और कांग्रेस गढ़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी के खिलाफ, उसमें बिहार के विधानसभा चुनाव काफी अहम हो जाते हैं। तो आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर आशीष रंजन सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बिहार से जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शुरुआत आशीष जी आपसे करना चाहती हूँ। महागठबंधन की तरफ से ये अपेक्षित था, सभी नेता कह रहे थे कि लीडरशिप की बात हो या फिर मुख्यमंत्री फेस की बात हो तो है तो वो तेजस्वी ही, लेकिन कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट में देरी की गई। क्या ये देरी थी या फिर कुछ सुनियोजित तरीके से ये प्रोजेक्ट किया गया है तेजस्वी को? और मुकेश सहनी का जो प्रोजेक्शन है या फिर उनके नाम की जो घोषणा है, उसे आशीष जी आप कैसे देखते हैं? देखिए, नमस्कार नेहा जी, उत्कर्ष जी और आपकी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो निश्चित तौर पे मुझे हम सभी लोगों को समझना होगा कि बिहार का जो चुनाव है वह बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव, और चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, आप जब देखेंगे महागठबंधन को, हम अभी महागठबंधन की बात कर रहे हैं। आज तेजस्वी को अशोक गहलोत ने अनाउंस किया, और अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि गांधी परिवार के सबसे खास और सबसे करीबी है, और राजनीति राजस्थान में उनके लिए जादूगर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, लगातार अभी एक सप्ताह के पहले हम देख रहे थे कि कितना उठा पटक देखने को मिल रहा था। लगातार कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी प्रकार का कोई बयान देना नहीं चाह रहा था। सीटों में लगातार फ्रेंडली फाइट दिखे। अभी भी अनाउंस तो हो गया है, लेकिन फ्रेंडली फाइट अभी लगभग 5 से 10 सीटों के बीच बना हुआ है, वो अभी है। और आज भी बहुत सारे उम्मीदवार, चाहे वो आरजेडी को हो, कहीं पे कांग्रेस का है, कहीं पे वीआईपी का है, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस भी ले ली है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी लगभग 7-8 सीटों पे फ्रेंडली फाइट बना हुआ है, और उन्होंने बोला भी कुछ सीटों पे फ्रेंडली फाइट रहेगा। लेकिन एक चीज तो है कि जिस प्रकार से तेजस्वी के बारे में कहा जाता था कि अभी तक अनाउंस नहीं कर रहा, विपक्ष लगातार हमलावर था, एनडीए लगातार उनके ऊपर हमलावर था। लेकिन अगर बिहार की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को आप सुनेंगे, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो पूर्व अध्यक्ष रहे थे, वो लगातार अगर हम सभी मीडिया बाइट्स को उठा के देखें,
एक सिरे से बोलते थे कि वही नेता है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, दूसरा कोई बन ही नहीं सकता है। इस बातों से वो कभी काटते ही नहीं थे। भले कृष्णा अल्लावरू का एक स्टैंड था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आला कमान जो है, उनकी एक स्ट्रेटेजी थी किस नियत समय पर हमें उनको अनाउंस करना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी बार्गेनिंग भी थी, सीटों की बार्गेनिंग थी, क्वालिटी सीट की बार्गेनिंग थी, हर तरह की बातें थी। और आप लोगों ने, हम सभी लोगों ने सुना भी होगा कि मुकेश सहनी एक सप्ताह पहले जब बोले कि दिल्ली में अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, वहीं पे सबका इलाज होना है, तो मतलब साफ था कि मुकेश सहनी भी समझ रहे थे कि जब हम राहुल गांधी से मिलेंगे, और राहुल गांधी ने भी वोटर अधिकार यात्रा जब चली थी, तो आप देखिएगा कि राहुल गांधी लगातार मुकेश सहनी को अपने साथ, और मुकेश सहनी को बोले कि हाँ, मेरा फोन नंबर आपके पास, हम लगातार संपर्क में रहेंगे। इस तरह की सारी चर्चाएं हुई, तो उनको भी उम्मीद थी कि मुकेश सहनी को कि जब राहुल गांधी इंटरफियर करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और लगातार विपक्ष का ये सवाल बनता है कि महागठबंधन में उठापटक है। अच्छा चलिए, ये मानते हैं उठापटक है, लेकिन कम से कम उस उठापटक के बावजूद भी आप देखिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा वो मिलते हैं, उनकी बैठकें होती हैं, लेकिन अभी तक एनडीए का किसी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा है। उम्मीदवार उनके निकल गए हैं, लिस्ट आउट हो गए हैं, सभी प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है, लेकिन उनका अभी तक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है कि वो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। आप देखिए ना, 2015 के चुनाव हम सभी को याद होगा। 2015 के चुनाव में उन्होंने महागठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया, क्योंकि 2010 के चुनाव के बाद से आरजेडी का आप स्थिति देखती थी, कांग्रेस को आप देख रहे हैं कि लेफ्ट की स्थिति क्या थी। 2015 में नीतीश कुमार ने सभी दलों को जिंदा कर दिया। ये एक समझने वाली बात है। तो नीतीश कुमार की राजनीति का तरीका, तौर तरीका बिल्कुल अलग है, यह समझने योग्य है। तो इसलिए नेहा जी, या मैं बिल्कुल कहूंगा कि अनाउंस हो गया है तेजस्वी यादव का फेस। वो समय कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही थी, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कोई इस पर बयान नहीं आया। राहुल गांधी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाँ, विपक्ष के नेता हैं, और उनको एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अनाउंस करने की उनकी आवश्यकता नहीं, यह कहीं ना कहीं दिखता है। जी नेहा जी, आप कुछ बोल रही हैं, बोलिए। जी नहीं, मेरा सवाल एक बिहार के मतदाता के रूप में है। अगर मैं बिहार में मतदाता हूं तो मेरा एक सवाल राहुल गांधी से ये है कि वो राहुल गांधी जो मेरे अधिकार को लेकर यात्रा निकालते हैं बिहार में, जब चुनाव की बारी आती है तो फिर उनकी जो अनुपस्थिति है ये मुझे खटकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं राहुल गांधी के रूप में जो है एक सामाजिक न्याय का लीडर देख रही हूँ, लेकिन वो लीडर चुनाव के ऐलान के बाद से नदारद है। जी नहीं, देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि लीडर अधिकार यात्रा किया, उसके बाद बिल्कुल गायब हो गए। देखिए, उन्होंने क्या किया, जनमानस के अंदर एक क्रांति ला दी, उनके अधिकार को दिखा दिया कि देखिए आपके अधिकार ये हैं, आप ये कर सकते हैं, और आपके लिए किस प्रकार की कार्यशैली विपक्ष के द्वारा अपनाई जा रही है। इन्होंने एक संदेश दिया, यात्रा की, सभी दलों को साथ लेके चले, क्योंकि वह यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा आयोजित थी और वही लीड कर रही थी। उसमें महागठबंधन के सभी दल उनके साथ थे। क्योंकि अभी आपको एक मैं बात बताऊं, अभी कांग्रेस की रैली विगत नवरात्रा के टाइम में 26 अक्टूबर को मोतिहारी में हुई थी, प्रियंका गांधी की रैली। कांग्रेस ने, और जो पूर्वी चंपारण का जो मोतिहारी जो गढ़ है, उसके बारे में आप जानिएगा, उसको दुर्ग है, मतलब वो भाजपा का दुर्ग उसको कहा, किला है वहां पे। 35 सालों से सांसद राधा मोहन सिंह है, 25 सालों से नगर विधायक वहां पे भाजपा के हैं, सांसद और विधायक दोनों वहां पे भाजपा के हैं। वहां पे प्रियंका गांधी की रैली गांधी मैदान में हुई, और बहुत बड़े जन सैलाब के रूप में हुआ, और वो सिर्फ कांग्रेस के बैनर के तले किया गया। तो यह एक बहुत बड़ा संदेश था कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को उभारने का काम कर रही है। तो हमें यह समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने अपना काम कर दिया। राहुल गांधी को, आपकी एक बात है, चाहे वो बिहार के लोगों की भी एक बात है कि राहुल गांधी का, राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी को बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनना है, वो एक राष्ट्र के नेता है। नरेंद्र मोदी को बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनना है, वो लोग राष्ट्र के नेता है, वो देश की बात करते हैं। और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी, वो लोग प्रदेश में जाके प्रदेश की आवाज को, इश्यूज को बताते हैं कि ये आपकी इश्यूज है। राहुल और तेजस्वी जिस प्रकार से लगातार आप देखिए ना, बेरोजगारी हो, और बिहार अभी युवाओं का सबसे बड़ा प्रदेश है, और बेरोजगारी यहाँ चरम पे है। यह डाटा कहता है
जी जी नेहा जी बोलिए। जी, एक ब्रेक का इशारा, और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी, और जब लौटेंगे तो उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि भतीजे को तो मुख्यमंत्री फेस के लिए नाम आगे कर दिया गया है, लेकिन चाचा नीतीश कुमार जो अपनी राजनीति के लिए एक बड़े खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, उनके भविष्य को लेकर अभी भी सवाल बना हुआ है। एक ब्रेक के बाद लौट फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और लेकर चलेंगे उत्कर्ष सिन्हा के पास। सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, भतीजे को तो मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रोजेक्शन कर दिया गया, उनको मिल गई अब महागठबंधन के सीएम फेस की पोजीशन, लेकिन नीतीश पर जो सवाल बना हुआ है, आपको लगता है कि ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जदयू के लिए नहीं? देखिए, अब आज के घटनाक्रम के बाद जो है वो प्रेशर चला गया है एनडीए के ऊपर। जी, एनडीए के ऊपर इसलिए चला गया है, था नहीं, उन्होंने खुद ले लिया था। नीतीश कुमार सिटिंग सीएम है और लगातार है, बीजेपी उनके साथ साझेदारी में। अब सिटिंग सीएम को डिक्लेयर होने की नौबत आ गई, ये अपने आप में बहुत खराब बात हो गई। एम्बैरेसिंग है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन है उनके लिए और एनडीए के लिए खराब, क्योंकि वहां जहां पर मैसेज पहले मिनट से क्लियर होना चाहिए था, वहां पर अब वो कंफ्यूजन में चला गया जी। और वो कंफ्यूजन और किसी ने नहीं, अमित शाह ने पैदा किया। और इसके बाद जब आप ये कहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित कर रही है कांग्रेस, और ये भाई सवाल ये है कि ये सवाल है दोनों खेमों से पूछा जाना चाहिए ना। जी जी। तो अब आज एक खेमे ने तो घोषित कर दिया, दूसरे खेमे का पता नहीं, और दूसरे खेमे का पता नहीं से ज्यादा जो चर्चा है वो ये है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार वापस सीएम बने। ये अब चर्चाएं आम है जी। ये हम यहाँ कमरे में बैठ के नहीं कह रहे, ये वहां पर बिहार में ग्राउंड पे अब ये बात की चर्चा हो रही कि बीजेपी ये चाहती है कि इस चुनाव के भीतर कि जो भी सफलता हमें मिले, सरकार हम बनाए और सीएम अब बीजेपी का होना चाहिए, और इसीलिए वो नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रही है। अब ये जो कंफ्यूजन है ये कैसे कैसे बढ़ा, जिस तरह से चिराग पासवान को फेवर मिला, जेडीयू की सिटिंग सीटें, मजबूत सीटें चिराग को दी गई, फिर वहां पर जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतार दिए जी। अब जो फ्रेंडली फाइट वाला सवाल आ रहा था ना कि 8-9 इधर है तो उतने ही उधर भी हैं जी जी, है ना, कहीं पे एलजेपी के खिलाफ मांझी है, कहीं एलजेपी के खिलाफ नीतीश है, तो ये तो है, लेकिन एक अच्छा खासा बना हुआ कॉम्बिनेशन अगर परसेप्शन उसका बिगड़ जा रहा है जी, तो फिर राजनीतिक चाणक्य के लिए एक चुनौती है। और आखिर ऐसा क्यों किया जी? क्यों नहीं पहले मिनट से, भाई ये तो हुआ कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ कि उनके नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब चुनावी समय होता है और राजनीतिक चुनाव होते हैं और फिर बिहार जैसे प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो हर चीज का मतलब तो निकाला जाएगा खोदबीन के। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही हो रहा है वहां जी। अब आज महागठबंधन ने जो अपना साझा प्रेस, अच्छा देखिए ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैं तेजस्वी यादव तो अनडाउटेडली बिहार के लीडर थे अपोजिशन के, इसमें कोई डाउट था नहीं, और ये भी तय था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी के अलावा कौन बनेगा मुख्यमंत्री जी जी, ये जी। बस घोषणा ही नहीं थी। मुकेश साहनी वाला कार्ड जो है, मैं वही सवाल करने वाली थी कि मुकेश साहनी के ऊपर आपकी टिप्पणी। मुकेश साहनी का कार्ड ज्यादा जबरदस्त है। इसका श्रेय आप कांग्रेस को देना चाहेंगे या फिर इसके पीछे जो है साहनी की प्रेशर पॉलिटिक्स? नहीं, देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स साहनी की, भाई प्रेशर पॉलिटिक्स तो जिसकी जितनी ताकत होती है, लेकिन जो अभी जिक्र कर रहे थे हमारे साथी आशीष जी कि बिहार वो वोटर अधिकार यात्रा के भीतर मुकेश साहनी को तवज्जो किसने दी जी? तो मैसेज तो वहां था ना, और वो मैसेज ही तो आज शब्दों में ट्रांसलेट, अनाउंसमेंट में ट्रांसलेट हुआ है जी। तो वो इसका मतलब ये कि ये स्ट्रेटजी का पार्ट तो था, लेकिन साथ साथ एक चीज और जोड़ दी गई जी,
कि दूसरे सहयोगी दलों से भी उप मुख्यमंत्री लिए जाएंगे, यानी कांग्रेस ने अपने आप को भी वहां रख लिया। कांग्रेस ने अपने आप को, यही तो 3 मेजर पार्टियां हैं, तो अब एक तरफ हो गया कि ठीक है, अब यहां भी एक क्लियर है, कांग्रेस को भी एक मैसेज है कांग्रेस के लोगों को कि डिप्टी सीएम का एक पोस्ट हमारे लिए भी है। मुकेश सहनी डिक्लेयर्ड है वीआईपी के नेता के तौर पर, और आरजेडी के नेता के तौर पर तेजस्वी डिक्लेयर है एज ए सीएम। एकदम पिक्चर बराबर है जी। एनडीए में चले जाइए जी। एनडीए में नीतीश सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री थे, दोनों भाजपा के थे, और दोनों हिट हो गए। सम्राट चौधरी के एफिडेविट को लेके या उनके उसको लेके जितना तमाशा हुआ है, या जितना, अब तमाशा क्या है भाई, देखिए एफिडेविट तो इस बार भी भरा होगा उन्होंने, उसका क्या होता है, क्या कंप्लेंट ऐसे में उत्कर्ष सर, एक सवाल में प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से सम्राट चौधरी की शिक्षा को लेकर सवाल खड़ा किया, तो यहाँ पर बेशक उन पर आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है या फिर विपक्ष के वोट बैंक में से इंतबानी करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर बीजेपी के डिप्टी सीएम की छवि को बिगाड़ने में कामयाब रहे प्रशांत किशोर। ऐसे में तो बीजेपी को नुकसान, वो इंडिविजुअली तो निश्चित तौर पर रहे। सम्राट चौधरी की आज की तारीख में जो है वो छवि बहुत खराब हो चुकी है जी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर कई बार ऐसा काम करते हैं जब लगता है कि वो इंडिपेंडेंट प्ले कर रहे हैं, और कई बार ऐसा काम करते हैं जब लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए कुछ रास्ता बनाते हैं अलग से। तो अब जैसे प्रशांत किशोर के जिन कैंडिडेट्स ने विड्रॉ किया जी, उनमें से एक भी बीजेपी की सीट पर नहीं था, वो जेडीयू की सीट पे थे, है ना। तो अरे सॉरी, जेडीयू, उल्टा बोल रहा हूं, वो सब बीजेपी की सीट वाले थे, जेडीयू वाले नहीं थे। तो जेडीयू के खिलाफ तो प्रशांत किशोर को लड़ने देंगे, बीजेपी के खिलाफ हटा लेंगे, और अभी कितने और हटेंगे मालूम नहीं। प्रशांत किशोर अचानक इतना हाइप आई थी और अचानक इतना डाउन हो गए हैं, तो एक एनवायरमेंट बना, एक सब माहौल बना, कॉस्टलेस पॉलिटिक्स की बात हुई, एलीट पॉलिटिक्स की बात हुई, और उसके बाद फिर वो चली गई। तो प्रशांत किशोर, अब जब चुनाव खत्म होगा तब इसका विश्लेषण जरूर करने की जरूरत है कि आखिर प्रशांत किशोर एक्चुअली क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट प्ले कर रहे थे या बी टीम कर रहे थे, और अगर इंडिपेंडेंट प्ले कर रहे थे तो मिस्टेक क्या हुई, बी टीम कर रहे थे तो मिस्टेक क्या हुई, या सक्सेसफुल कैसे रही, ये पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस का इशू है। लेकिन आज की तारीख में अब कोई तीसरा कोना है नहीं बिहार में जी। बिहार में सीधे सीधे लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक है जी। और अब यहाँ पे चुनाव जिस तरह से होना है और जिसकी जितनी कॉस्ट केमिस्ट्री बैठनी थी, लेकिन खतरे में मैं फिर कह रहा हूं कि एनडीए है, क्योंकि एनडीए के भीतर जो क्राइसिस ऑफ फेथ है बिटवीन नीतीश कुमार चिराग पासवान, बिटवीन नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी, ये क्राइसिस ऑफ फेथ वोट ट्रांसफर करने में अगर कामयाब मतलब असर डाल गया तो एक बड़ी संभावना जो हो सकती थी वो खत्म हो जाएगी इस सरकार के रिपीट करने में, क्योंकि वोट ट्रांसफर अगर नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ बीजेपी के लोगों, ठीक है, तो ये कार्यकर्ताओं के स्तर पर जो है बूथ लेवल पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ स्तर के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं 23 अक्टूबर को ही, तो इस पर भी क्या इसी वजह से खासा ध्यान दिया जाएगा जिसकी चिंता आप जता रहे हैं जी। नरेंद्र मोदी जी अब चुनाव में आएंगे और न सिर्फ आएंगे बल्कि रैलियां भी करेंगे और ये सब कार्यक्रम तो होंगे ही जी। एक पीछे और चीज दिख रही है और बिहार के साथियों से इस बात की तस्दीक भी हो रही है और आगे भी करना चाहिए हम सब लोगों को जी। क्या आरएसएस का कैडर इस बार एक्टिव उतना नहीं है जितना वोकली वो एक्टिव हो रहा था? ये बड़ा सवाल है। मैं समझूंगी जी, मैं बात कर रहा हूं, बिहार का चुनाव जब हमको देखना है ना, तो आप जैसा कह रही थी कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार की सरकार बनाने का चुनाव नहीं है जी। बहुत सारे डायनेमिक्स इसी चुनाव में सेटल होनी है
बिल्कुल, एक ब्रेक लूँगी मैं उत्कर्ष सर इसी के साथ। आपने जो आरएसएस की बात छेड़ी है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को भी समझने की बहुत ज़रूरत है। जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से बीजेपी पर लगातार हमलावर रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल करते रहते हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की बात को सबसे पहले प्रमुखता पर रखते आ रहे हैं, तो सवाल ज़रूर पूछे जाने चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई कह सकते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो है दिलचस्प नजर आ रही है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का और सीधे चलेंगे डॉक्टर आशीष जी के पास। डॉक्टर आशीष, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जो उत्कर्ष सर ने बात छेड़ी है यहाँ पर कि आरएसएस की भूमिका, खैर ये भूमिका तो है ही, एक छोटी सी टिप्पणी आशीष जी आपसे भी लेना चाहूँगी इस मुद्दे पर, क्योंकि बातचीत तो हो रही है कि आरएसएस क्या बीजेपी का साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो उसके कार्यकर्ता हैं, उसके जुड़े जो स्वयंसेवक हैं, क्या वो चुनाव में मदद नहीं कर रहे हैं कि लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। अगर आप कुछ महसूस करते हैं या फिर आपकी कुछ विश्लेषण है आपका अपना, तो आप हमारे दर्शकों के सामने रखें। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि इस चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को आप कैसे देखते हैं, खासकर जब बात आरजेडी की आती है? आशीष जी। जी देखिए, आपने दो सवाल किया, पहले मैं उत्कर्ष सर की बातों को बता दूं। देखिए, बिहार के चुनाव में आप अगर लगातार 20-25 वर्षों से देखती आ रही हैं, अगर मैंने मोतिहारी का बताया, जैसे राधा मोहन सिंह 35 वर्ष सांसद हैं, 25 वर्षों से प्रमोद कुमार वहां के बीजेपी के विधायक हैं, तो संघ का कोई इस प्रकार का महत्व उस प्रकार का नहीं था। संघ अपना कार्य करती है, ठीक है ना, और उसको कैंडिडेट जितवाने में उसका जो कार्यशैली, वो अपना कार्य लगातार कर रही है, लेकिन जितवाने में उसका पहले रोल था ना अभी रोल होगा, क्योंकि बिहार में बिना नीतीश कुमार के तो बीजेपी है ही नहीं, ये पूरा क्लियर कट है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, हम सभी लोग समझते हैं। और आप देखिए ना, बीजेपी से लगातार उनका अच्छा संबंध रहा 2014 के पहले तक, और एक बार टूटा भी, लेकिन उनके साथ डिप्टी सीएम कंटिन्यू कौन रहे? सुशील मोदी। सुशील मोदी जब तक थे तब तक ठीक रहा, जैसे ही सुशील मोदी जी को हटा दिया गया, 2 डिप्टी सीएम लगा दिए बीजेपी ने अपने, तो वो समझ गए नीतीश कुमार कि बीजेपी मेरे ऊपर हावी होना चाहिए। ठीक है। तो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स अलग तरीके की है, और इसलिए अभी आप देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, आप देखिए बीजेपी अमित शाह लगातार यहाँ पे बैठे हैं, लगातार पटना में लगातार कैंप किए हैं, लगातार लोगों से मिले हैं, और वो हरियाणा के बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जो श्रमिक है, जो किसान वर्ग है, जहां जिस राज्य में रहता है वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं कि आप अपने स्तर पर भी उनको मोबिलाइज करें। तो मतलब बीजेपी में एक बहुत बड़ी खूबी है कि वह सामूहिक रूप से कार्य करती है, वह सभी लोगों को, उसके जो नेता जहां भी है, वहां भी है, कोई बिहार का है, उसको कैसे यहाँ लाना है। अभी आप ट्रेन देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट से ट्रेनों का जो भंडार, अमृत भारत जो भर के लाया जा रहा है, भर के ले जाया जा रहा है, इसको भी समझने का काम है। और दूसरी तरफ आप बात कह रही हैं मुस्लिम का, जी मैं पहले एनडीए पे आता था। आप देखिए शहनवाज हुसैन कितने बड़े नेता, उनका क्या स्थिति है एनडीए में, ये जग जाहिर है। स्टार प्रचारकों की सूची में भी वह नहीं है, तो यह भी एक सोचनीय विषय है, जिसको आपने जब मंत्री भी बनाया उनको आपने, लेकिन जब हटा दिया तो कहीं नहीं रखा। आज स्टार प्रचारकों की सूची में भी आप नहीं रख रहे हैं, और बीजेपी तो बिल्कुल रखती ही नहीं है, मुस्लिम कैंडिडेट उतारती ही नहीं है, एक संदेश देने का काम करती है। और अभी भी आप समझने का प्रयास करिएगा, तो बिहार की राजनीति में मैं जो समझ रहा हूँ, बीजेपी अभी भी वही काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम और धर्म। देखिए बिहार को इससे मतलब नहीं है, वो राष्ट्र के लिए इस मुद्दे पर आ जाएगी जब राष्ट्र का चुनाव होगा, लेकिन जब राज्य का चुनाव होगा इन मुद्दों को दरकिनार कर, ये बिहार की जनता है। और रही बात आरजेडी, तो आरजेडी में देखिए, आप चले जाइए ढाका विधानसभा, ढाका में फैसल रहमान को टिकट दिया है, वहां पे लगातार कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को लगातार दबाव बना रही थी, कांग्रेस अंत समय तक लगातार दबाव बना रखी थी कि मुझे चाहिए, उन्होंने फैसल रहमान को टिकट दिया। जहां जिसकी आवश्यकता उनको लगी है, वो मुस्लिम वोट बैंक पे आप देखिए एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन उनको पता है कि वो इलाका जो सीमांचल का पप्पू यादव कहीं ना कहीं मजबूत है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी जानते हैं
कि पप्पू यादव निर्दलीय होकर सांसद बने हैं और उस क्षेत्र में चाहे वो सहरसा हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, पूर्णिया हो, सभी क्षेत्रों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और उनकी पत्नी ने प्रतिनिधित्व किया। तो इसका मतलब कि उन पूरे इलाका में उनकी एक पकड़ है। और कांग्रेस के भी वहां 2 सांसद हैं, तारिक अनवर साहब और मोहम्मद जावेद साहब कटिहार और किशनगंज से। तो वो लोग ये समझ, इसीलिए एमआईएम से गठबंधन के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। आप कांग्रेस का बयान सुनेंगे तो बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर देते थे कि ना, नहीं करना। और वो भी एमआईएम के भी नेता जानते कि मुझे बस यही सीटें दे दीजिए, मुझे बिहार से मतलब नहीं। वो अभी आज ढाका में भी लड़ रहे हैं, जाले में भी लड़ रहे हैं, दरभंगा में भी लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि नीतीश कुमार को जो 101 सीटें मिली हैं, अगर आप बारीकी से हम सभी लोग उस सीटों का चयन देखेंगे तो 95 जो उनकी सीटें हैं, 95 उनके प्रतिद्वंदी में 95 उम्मीदवार आरजेडी के। तो कुछ चीजें अभी आपको समझ में बाद में आएंगी आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर रिजल्ट, ये क्या हो रहा है। कहीं कुछ दूसरे, अभी जो एनडीए गठबंधन दिख रहा है, एक महागठबंधन दिख रहा है, हो सकता है ये चुनाव के बाद कोई और गठबंधन न बने। ये भी संभावनाएं हो सकती हैं। आप जब न्यूज देखेंगी, बहुत सारे विशेषज्ञों की राय को देखेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि बिहार की राजनीति में अभी कुछ भी पॉसिबल है। आप देखिए ना, मुकेश सहनी ने लगातार 60 सीट डिप्टी सीएम, 60 सीट डिप्टी सीएम। मैंने आपको पहले ही बोला कि डॉक्टर दिल्ली में बैठे हैं, उनको डिप्टी सीएम मतलब एक सहनी समाज का प्रतिनिधित्व का दायरा उन्होंने बना लिया। और सीटें भी उन्होंने कितनी जीती हम सभी जानते हैं। 2020 में 11 सीटें बीजेपी से जब लेके लड़े तो 4 जीते और 4 उनके चले गए। तो जबकि महागठबंधन जानती है कि उनका क्या स्थिति है, फिर भी उनको तरजीह दिया गया है। और बिल्कुल जैसे कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोला कि और उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक हो सकता है एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बने, इसमें आप देखिएगा एक दलित उप मुख्यमंत्री बने, 2 मुख्यमंत्री। क्योंकि मैं पहले ही बोला, अभी आप कांग्रेस को समझने का प्रयास कीजिए। कांग्रेस क्या कर रही है कि लगातार उसको पता है जब हम सत्ता में अगर हमें मौका मिलेगा आने का, तो मुस्लिम समाज, केंद्र की सत्ता की मैं बात कर रहा हूँ, और उसको बिहार चुनाव से जुड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेस को बिहार में बस पार्टी बनना है, उसको सत्ता के साथ रहना है, समर्थन करना है। क्योंकि वह गलती कर बैठी है हरियाणा में और दिल्ली में। अगर हम समझने का प्रयास करें तो दिल्ली में जबरदस्ती, आप देखिए बीजेपी को 3 दशक के बाद मौका दिल दिया। अगर वो 3 दशक के बाद दिल्ली में मौका मिला है, सिर्फ कांग्रेस के कारण मिला है, तो नहीं मिलता दिल्ली में मौका। हरियाणा में भी 5 साल की सरकार वहां बदली, लेकिन हरियाणा में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के कारण ही सरकार भाजपा की आसानी से वहां बन गई। तो कांग्रेस ये चीज को समझ रही है कि हमें बिहार में तो सरकार बनाना है, लेकिन हमें अपनी जनाधार को मजबूत करना है। क्योंकि वो जानती है, एक चीज वो समझती है कांग्रेस पार्टी, कि जब हम सत्ता में आएंगे, देखिए ये चिंतन का विषय पे समझने की आवश्यकता है कि हम सत्ता में आएंगे तो हमारे जो वोटर हैं, सवर्ण वोटर जो अभी बीजेपी में लगातार रहते हैं, वो सवर्ण वोटर कहीं ना कहीं सत्ता में, आप यूपीए को उठा के देखिए, उनके साथ थे, वो फिर उनके पास चले जाएंगे, मतलब चले जाते हैं। लेकिन जो ईबीसी ओबीसी जो बिहार में है, और उसी का प्रयास आगे 2 साल बाद फिर यूपी में भी चुनाव है, तो वो देख रहे हैं कि क्या ईबीसी ओबीसी का जो वर्ग है वो किस प्रकार से हमसे जुड़ेगा। क्योंकि उसमें क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा हो गया। आप यूपी में चले जाइए, समाजवादी पार्टी ने हथिया लिया है, यहाँ पे आरजेडी ने हथिया लिया है, उनका वो वोट बैंक टोटली उनसे हट चुका है। उनके कांग्रेस के साथ वो वोट बैंक है ही नहीं। तो और वो बहुत बड़ा महत्व रखता है। ईबीसी ओबीसी का जो वोट बैंक है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है केंद्र की सरकार बनाने में, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो वो चाहती है कि उसका वोट बैंक बढ़े, और इसीलिए अगर हम सभी लगातार एक सप्ताह में देखें तो एक सप्ताह में पप्पू यादव किस तरीके से कारनामा किए हैं, ये सभी लोगों ने देखा है। पप्पू यादव लगातार उम्मीदवार उतरवा दिए, उम्मीदवार नॉमिनेशन वापस ले रहे हैं, वो टिकट सिंबल बांट रहे हैं, वो किस हैसियत से बांट रहे हो तो पार्टी बताएगी। लेकिन पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको तरजीह दिया होगा, तभी तो वो पूर्णिया में सिंबल बांटने का काम कर रहे थे, टिकट दे रहे थे, कहीं ना कहीं उनको तरजीह दिया होगा आला कमान ने। बिना कोई ऊपर के तरजीह के, इतना कोई घोड़ा ऐसा भी नहीं होता कि दौड़ जाता है बिना किसी आदेश के। लगाम नहीं, लगाम किसी न किसी के हाथ में होगा, लेकिन उस लगाम को खींचने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, छोड़ दिया गया है। क्योंकि वो कन्हैया कुमार पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार को मैं आप समझिए, क्योंकि मैं भी आपको इसके पहले एक लाइन बोला, लगा आप उस पर ध्यान नहीं, ईबीसी और ओबीसी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप समझिए।
जी। अगर कन्हैया को लेके आते हैं तो सवर्णों की बात हो जाएगी। ठीक है। तो वहां वो दूसरे दूसरे एजेंडे से काम कर, कांग्रेस पार्टी का स्ट्रेटेजी समझने का हमने लगातार जो प्रयास किया है, क्योंकि अब वोटर विचार यात्रा में देखिए ना, लगातार मुकेश सहनी, राजेश राम, आपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को उसी तुरंत नौकरी दो पलायन यात्रियों, जब कन्हैया कुमार ने शुरुआत किया तो देखा कि कन्हैया एनएचए के राष्ट्रीय इंचार्ज हैं, उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत करवाई। कृष्णा लालू वाला तुरंत प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी यह तो माइंड में मेकअप करनी थी कि बिहार की राजनीति के लिए ईबीसी ओबीसी मुझे मुख्य रूप से मजबूत करना है, और वह कांग्रेस को कन्हैया कुमार को इसीलिए आगे नहीं करी कि वो जानती है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं हम कर सकते हैं, और वहां पे ईबीसी ओबीसी के लिए अगर तेजस्वी यादव, क्योंकि पप्पू यादव लगातार वो ऐसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा घोड़ा है जो बिना लगाम का घोड़ा है, आप समझिएगा इसको। ठीक है। क्योंकि वो लगातार लालू यादव को उन्होंने राय दिया कि गठबंधन धर्म का पालन करिए। अब बताइए, लालू यादव को राय देने वाले हो गए कि आप गठबंधन धर्म का पालन करिए। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो पर, ये तो बात हो गई महागठबंधन की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि महागठबंधन का जो तरीका है अलग तरीके का तरीका है, और इसमें अभी थोड़ा सा भले कॉन्फ्रेंस हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी सी और क्योंकि कल नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की साझा रैली समस्तीपुर में होने जा रही है, तो यह देखने वाली बात हो कल की बात, कल के बाद कैसे सिनारियो बदलता है, क्योंकि आज तक सारे नॉमिनेशन वापस हो गए और सारे प्रत्याशी अब फील्ड में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्थिति जो है बिल्कुल साफ हो गई है उम्मीदवारों को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उत्कर्ष सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि चुनौतियां दोनों तरफ तो दिख रही हैं, लेकिन अब क्योंकि सामने तेजस्वी यादव के रूप में विपक्ष का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा चुका है, तो अब बिहार के विधानसभा चुनाव की जो ये चुनौती है या फिर मुकाबला है वो और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि नीतीश इस समय बहुत ही बड़ी एम्बैरसमेंट का सामना कर रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का और सीधे चलेंगे उत्कर्ष जी के पास। उत्कर्ष सर, समझने की कोशिश करेंगे कि अब मैं वाम दलों को लेकर भी सवाल करना चाहती हूँ। पिछले चुनाव की बात की जाए तो जो स्ट्राइक वाम दलों की थी, कांग्रेस की चलिए उस तरह की नहीं थी, जिस वजह से उनको 61 पर संतोष करना पड़ा, हालांकि फ्रेंडली फाइट की भी बात हो रही है, लेकिन वाम दलों की जो ये पूरा का पूरा ये कह सकते हैं कि किसी पद की लालसा नहीं दिख रही है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की लड़ाई करते हुए या फिर फील्ड में जो है अपनी एनर्जी झोंकते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि अपेक्षा तो वाम दलों की भी बनी हुई है, खास करके बिहार की धरती से। दीपांकर भट्टाचार्य जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उत्कर्ष सर आपका क्या कहना है? देखिए, वामपंथी दलों की राजनीति को बिहार में बड़े मजबूत रहे, पहले बीच के दौर में वो कमजोर पड़े जी। केंद्र में भी अगर आप देखें तो वामपंथी दलों ने जब यूपीए 1 में के टाइम में सबसे ज्यादा सांसद हुए उनके इतिहास में अगर देखें तो मंत्री पद पाने में उनकी बहुत रुचि नहीं रही, लेकिन वो एजेंडे को कंट्रोल करने में उनकी रुचि रही। तो सीएमपी जो बना था, बिहार के भीतर वामपंथी दल अगर रेलिवेंट हैं, पिछली बार भी जितनी सीटें थी सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उनका था, इस बार भी ये माना जा रहा है कि उनके कैंडिडेट्स मजबूत हैं और वो अपने इलाके में अच्छा करेंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि वामपंथी दलों की पहली चॉइस विधानसभा अध्यक्ष के पद की हो सकती है, अगर पद की बात करें। ठीक है जी। क्योंकि उनके दूसरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, क्योंकि आप देखिए आज की तारीख में जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं, वामपंथी दलों के अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो सबसे मजबूत नेता है जी, सीपीआईएमएल के लीडर हैं। तो दीपांकर कैसे, हाँ बीजेपी के अगेंस्ट तो वो पूरे देश में काम कर रहे हैं, लेकिन अब जब बंगाल में भी वो सिमट चुके हैं, सिर्फ केरल छोड़ के बाकी जगह नहीं है। त्रिपुरा, केरल, बिहार और बंगाल, यही वाम दलों का एक आधार रहा है जी। तो त्रिपुरा में भी नहीं है, बंगाल में भी सिमट चुके हैं, केरल छोड़ के अब बिहार है। तो बिहार के जरिए वो फिर अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो सीटों की जिद में नहीं गए, ठीक है, बहुत जिद नहीं गए, लेकिन कैंडिडेट्स उनके जो है वो खांटी कार्यकर्ता है। वाम दलों के साथ यही एक बात होती है कि वो बाहर से आए हुए कैंडिडेट वहां नहीं मिलेंगे आपको, वो उनके तपे तपाए कैडर जो वैचारिक रूप से मजबूत होते हैं वही मिलते हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि बहुत महत्वाकांक्षा है, लेकिन हाँ ये है कि वो एक आधार जरूर चाहते हैं जहां से सत्ता के भीतर रहने के बाद वो वैचारिक लड़ाई अपनी बीजेपी के खिलाफ जो वैचारिक लड़ाई, और देखिए आने वाले वक्त में हम देखेंगे, हालांकि बड़े कंट्राडिक्शन भी हैं इस अलायंस में जी। भाई आप देखिए कि वामपंथी दलों के 2 बड़े नेता मारे गए जिन लोगों के हाथों जिनके ऊपर आरोप लगा। अब आज की तारीख में उन दलों के साथ वाम दलों का समझौता है। शहाबुद्दीन को देखिएगा सिवान में, तो चंद्रशेखर की हत्या का मुलजिम तो वही था ना। अब उसका बेटा आरजेडी की टिकट पे लड़ रहा और वामपंथी दल उनके साथ समझौते में है। इसी तरीके से आप पूर्णिया में जो सरकार थे, नाम भूल रहा हूं मैं, उनकी हत्या हुई थी और उसका आरोप लगा था पप्पू यादव के ऊपर। तो वो कंट्रडिक्शन है, लेकिन आनंद मोहन के ऊपर तो, लेकिन बात क्या है कि वैचारिक लड़ाई जो है वो इन छोटी लड़ाइयों से बड़ा मान लिया गया है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ वाम दलों की, वाम दलों के पास स्पेस इतना ही सा है, तो वो अपने स्पेस को ही मेंटेन करेंगे, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस की ही लाइन पर कह सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस जो है अपना जनाधार कांग्रेस जी देखिए है क्या, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो तो वामपंथियों से ज्यादा वामपंथी हो गए। कई बार ये भी टिप्पणी होती है, लेकिन क्यों हो रही है? जब आपको धुर दक्षिण पंथ से लड़ना है तो आप बीच में खड़े होकर नहीं लड़ सकते। एक्सिस अगर नहीं बनता है, अगर पोल नहीं बनते हैं, और कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी रही है जहां पे लेफ्ट राइट सेंटर हमेशा मौजूद रहा है, टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहा है। कभी वो सेंटर टू लेफ्ट हो जाता है, कभी सेंटर टू राइट हो जाता है। कभी आप नरसिम्हा राव को पाते हैं, कभी आप लाल बहादुर शास्त्री को और नेहरू को पाते हैं। तो अब राहुल गांधी को पा रहे हैं आप सेंटर टू लेफ्ट। तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति का मायना यह है कि वो अपनी पार्टी को मजबूती जो है वो दिलाना चाहते हैं, उनके जनाधार को, जैसा कि आशीष जी भी जिस तरीके से रीड कर रहे हैं जी। नहीं, उनको खोई जमीन को वापस लाना, यही वाम दलों की भी जरूरत है और यही कांग्रेस की भी जरूरत है। कांग्रेस का विश्लेषण बहुत अच्छा कर दिया आशीष जी ने। कांग्रेस पूरे देश में जो फोकस करके रखी हुई है वो दलित और अल्पसंख्यक पुराने वोट, मतलब बैक टू बेसिक जाने के लिए आपको ये 2 चाहिए। एक मायावती लेके चली गई थी यूपी में, और बिहार में वो मांझी और दूसरे महादलित के जरिए नीतीश कुमार लेके चले गए थे, और मुस्लिम वोट उधर आरजेडी चला गया था, इधर समाजवादी पार्टी के पास चला गया था। तो उसको अगर रेलिवेंट बनना है तो उसको मालूम है कि अपर कास्ट आ जाएगा बड़े आराम से, वो पावर के साथ ट्रेवल करता है, उसकी आदत है। वो बीजेपी को छोड़ेगा तो वो कांग्रेस पास जाएगा, हाँ वो आरजेडी को वोट नहीं देगा। तो कांग्रेस वो रोल कर रही है, तो वो अपनी स्ट्रेटजी पे है। मैं बिहार, आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं, शो का टाइम भी खत्म है जी। बिहार को कई लिहाज से देखना है। बिहार फॉल होता है अगर एनडीए के लिए, बिहार टूटता है तो केंद्र के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ना है। बिल्कुल, नीतीश के सहयोग से ही सरकार है जी। नीतीश, चंद्रबाबू, तीसरा कौन? और फिर जो माहौल बनेगा, जो परसेप्शन बनेगा, जो बिल्ट होगा, वो ये बनेगा कि अब डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो जो बहुत छोटे छोटे लोग हैं जो सत्ता के साथ टहलते हैं, उनकी वफादारी संदिग्ध होगी। एक ये बात। दूसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक स्वरूप के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। फिर वो अमित शाह का नियंत्रण उसके ऊपर उस तरह से कतई नहीं रह जाएगा जैसा अभी है। और तीसरा, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उसका बहुत ज्यादा बड़ा असर पड़ने वाला है। या फिर सटे हुए पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स पे जी। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स तो सेटल है, उसमें बहुत, मैं भी बहुत ठीक है, समय समाप्त हो गया जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ही उम्दा और बहुत ही गंभीर विश्लेषण किया जा सका है उत्कर्ष सर आपकी मदद से और आशीष जी आपकी मदद से, और दर्शक इसको जरूर पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उत्कर्ष सर, आपका भी, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत आभार। दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपका इस पूरे मसले पर ये जो नई कड़ी जुड़ी है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किए जा चुके हैं, मुकेश सहनी की एंट्री हो गई है डिप्टी सीएम को लेकर, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है,
हम तक लिखकर पहुंचाएं। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।